दोस्तों, आज की हमारी कहानी है किराया। अरे बहू, इस महीने के 5,000 रुपये कहाँ है? क्या इस घर में मुफ्त में रहने का इरादा बना लिया है? उर्मिला जी की यहाँ कड़वी आवाज़ जब नीलम के कानों में पड़ी तो उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। शादी के महज 1 साल बाद ही जब उसका पति दीपक नए काम की तलाश में दूर शहर गया हुआ था, तब अपनी ही सास का यहाँ बेरुखा रूप देखकर नीलम की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस घर को उसने अपना मंदिर माना था, आज उसी घर में उससे एक बेगाने किराएदार की तरह पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा था। नीलम का दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी और इस घर में रहकर हर महीने अपनी सास को किराया देकर ही सांस लेगी। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही खूबसूरत थे। नीलम जब पहली बार इस छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय घर में बहू बनकर आई थी, तो उर्मिला जी ने बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया था। नीलम ने भी पूरे दिल से इस परिवार को अपनाया था। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाना, घर की साफ सफाई करना और उर्मिला जी के पसंद का खाना बनाना, नीलम ने हर काम खुशी खुशी किया। दीपक एक स्थानीय कपड़े की दुकान में काम करता था और उसकी सीमित आय में भी घर का माहौल खुशहाल था। उर्मिला जी भले ही कम बोलने वाली महिला थी, लेकिन नीलम उनके हर इशारे को समझकर घर चलाती थी। नीलम को लगता था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतना प्यार करने वाला पति और समझदार सास मिली है। लेकिन खुशियों के इस छोटे से आशियाने को अचानक एक दिन नज़र लग गई। जिस दुकान में दीपक काम करता था, उसके मालिक को भारी नुकसान हुआ और उसने दुकान बंद करने का फैसला कर लिया। एक ही झटके में दीपक की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति अचानक से डगमगाने लगी। राशन का खर्च, बिजली का बिल और दवाइयों के पैसे, सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया था। दीपक दिन रात नई नौकरी की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन शहर में मंदी के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार दीपक ने एक पुराने दोस्त ने उसे एक बड़े शहर की टेक्सटाइल कंपनी में काम का अवसर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि दीपक को तुरंत वहां जाना होगा और शुरुआती 2-3 महीने कड़ी मेहनत करनी होगी। शहर जाने से एक रात पहले दीपक बहुत उदास था। उसने नीलम के हाथ में अपनी बची हुई छोटी सी बचत के 8,000 रुपये रखते हुए कहा, नीलम, मुझे तुमसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं वहाँ जाकर जी तोड़ मेहनत करूँगा। यहाँ कुछ पैसे रख लो। जब तक मेरी पहली तनख्वाह नहीं आती, तब तक माँ और तुम इस घर का खर्चा चला लेना। नीलम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दीपक को ढाढ़स बंधाया और कहा कि वह घर की और माँ जी की चिंता बिल्कुल भी ना करे। दीपक अगली सुबह तड़के ही भारी मन से शहर के लिए रवाना हो गया। दीपक के जाने के ठीक तीसरे दिन नीलम सुबह सुबह रसोई में चाय बना रही थी। तभी उर्मिला जी कमरे में आई और बेहद ही सख्त लहजे में बोली, नीलम सुनो, दीपक अब यहाँ नहीं है, लेकिन इस घर के खर्च बंद नहीं हुए हैं। आज से तुम्हें अपने कमरे और खाने का किराया देना होगा, 5,000 रुपये महीना। अगर पैसे नहीं दे सकती
तो अपने मायके चली जाओ। नीलम को अपनी ही सास के इन शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, यह आप क्या कह रही है? यह घर आपका है, दीपक का है और मेरा भी तो है। मैं किराएदार कैसे हो गई? लेकिन उर्मिला जी ने बिना किसी ममता से कहा, रिश्ते अपनी जगह हैं और पेट भरना अपनी जगह। मुझे पहली तारीख को 5,000 रुपये चाहिए, बस। नीलम का स्वाभिमान गहरे जख्म सह रहा था। उसने भी तय किया कि वहाँ दीपक को फ़ोन करके परेशान नहीं करेगी, क्योंकि दीपक पहले से ही नए शहर में संघर्ष कर रहा था। नीलम ने अपने पास रखे दीपक के पैसों से तुरंत 5,000 रुपये निकाले और कांपते हाथों से उर्मिला जी की तरफ बढ़ा दिए। उर्मिला जी ने बिना कुछ बोले वे पैसे ले लिए और अलमारी में बंद कर दिए। नीलम उस दिन अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोई है। उसे लगा कि उसकी सास का प्यार महज एक दिखावा था और दीपक के ना होते ही उनका असली रूप सामने आ गया। दिन बीतते गए, लेकिन नीलम के लिए हर दिन एक नई परीक्षा जैसा था। अगले महीने का किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने हुनर का सहारा लिया। नीलम को सिलाई और कढ़ाई का काम बहुत ही अच्छे से आता था। उसने पड़ोस की महिलाओं से बात की और उनके कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मशीन चलाती रही, अपनी उंगलियों को सुई से छिलती रही, लेकिन फिर भी किसी के सामने अपनी लाचारी का जिक्र तक नहीं होने दिया। महीने के अंत तक उसने दिन रात एक कर 5,000 रुपये जुटा लिए थे और पहली तारीख आते ही अपनी सास के हाथों में उसने वह 5,000 रुपये रख दिए। उर्मिला जी का रवैया नीलम के प्रति लगातार रुखा ही रहा। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर नीलम को ताना मारती रही और काम में उसकी कमियां निकालती रही। लेकिन इस कड़वाहट के बीच कुछ ऐसी बातें भी थी जो नीलम की समझ से परे थी। कई बार जब नीलम देर रात तक कपड़े सिलते सिलते सो जाती थी, तो सुबह उठने पर उसे अपने ऊपर कंबल ढका हुआ मिलता था। और कभी कभी जब नीलम की तबीयत खराब होती थी, तो उसकी सास रसोई में उसकी पसंद का काढ़ा पहले से ही बना रखा होता था। नीलम समझ नहीं पा रही थी कि जो सास उससे किराएदार की तरह ऐसे वसूल रही है पैसे, तो वह इतनी खामोशी से उसका ध्यान कैसे रख सकती है। धीरे धीरे 2 महीने पूरे हो गए। दीपक ने नए शहर में दिन रात मेहनत करके अपनी एक जगह बना ली थी और उसकी पहली बड़ी तनख्वाह भी आ गई थी। उसने नीलम को फ़ोन करके खुशखबरी दे दी कि वह 2 दिनों में ही 2 दिन के लिए वापस आ रहा है। नीलम का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही उसके मन में यह डर भी था कि जब दीपक को अपनी माँ के इस कठोर व्यवहार का पता चलेगा, तो घर में कितना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। नीलम ने फैसला किया कि वह दीपक के सामने रोएगी नहीं और यह स्थिति को संभालने की कोशिश करेगी। तीसरे दिन शाम को
जब दीपक थका हारा लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान लिए घर लौटा तो नीलम ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। दीपक ने अपनी माँ के पैर छुए और उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। कुछ देर इधर उधर की बातें होने के बाद उर्मिला जी अचानक उठी और अपनी पुरानी अलमारी की ओर गई। उन्होंने अलमारी का ताला खोला और उसमें से एक लिफाफा निकाला। नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि माँ जी अब दीपक के सामने किराए वाली बात उठाकर नया हंगामा खड़ा कर देगी। उर्मिला जी ने वह लिफाफा दीपक के हाथ में थमा दिया। दीपक ने हैरान होकर पूछा, माँ यह क्या है? उर्मिला जी ने शांत स्वर में कहा, इसे खोल कर देख बेटा। दीपक ने लिफाफा खोला तो उसमें 10,000 रुपये रखे हुए थे, साथ ही एक हाथ से लिखा हुआ खत। दीपक ने वह खत जोर से पढ़ना शुरू किया। उस खत में उन्होंने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे दीपक, जब तुम इस घर से दूर गए थे तो मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होती थी, क्योंकि तुम नीलम को कुछ पैसे देकर गए थे। लेकिन मैं जानती थी कि नीलम सीधी सादी और एक भावुक लड़की है। अगर गांव या पड़ोस में कोई भी मुसीबत आई या उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो वह सारे पैसे खर्च कर सकती है और खर्च कर देगी। किसी की बातों में आकर वह पैसे गंवा देती। खत की अगली पंक्तियों ने नीलम के होश उड़ा दिए। खत में आगे लिखा था, मुझे डर था कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई तो मेरी बहू किसके आगे हाथ फैलाएगी। इसलिए मैंने कठोर बनने का नाटक किया था और उससे हर महीने किराए के नाम पर पैसे लिए। मुझे पता था कि किराया देने के चक्कर में वह पैसे संभाल कर रखेगी या खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी करेगी। ये 10,000 रुपये नीलम की अपनी मेहनत और उसकी समझदारी की अमानत है, जो मैंने सिर्फ मुसीबत के वक्त के लिए बचा कर रखे थे। आज जब तुम सुरक्षित वापस आ गए हो तो मैं यह अमानत तुम दोनों को सौंप रही हूँ। नीलम, मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी करवाहट से तुम्हारा जरा सा भी दिल दुखा हो। खत खत्म होते होते दीपक की आंखों में आंसू थे और नीलम स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से पछाड़ों के साथ आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि पछतावे और असीम प्रेम के थे। नीलम दौड़कर अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको कितना गलत समझती रही। मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन आप तो मेरी सुरक्षा की ढाल बनी हुई थी। उर्मिला जी ने नीलम को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पगली, माँ कभी अपनी संतान का बुरा सोच सकती है क्या? कड़वा घूंट पीना पड़ा ताकि तुम वक्त की धूप में
मजबूत बन सको। दीपक भी अपनी माँ और पत्नी को इस तरह मिलते देखकर भावुक हो गया और उस रात उस छोटे से घर में केवल खुशियाँ और अपनापन नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ थी। नीलम को एहसास हो चुका था कि कभी कभी अपनों की डांट, कड़वाहट और सख्त रवैये के पीछे भी एक बहुत ही गहरी ममता, सुरक्षा की फिक्र और निस्वार्थ प्रेम छिपा होता है, जिसे समझने के लिए केवल शब्द की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल की सबसे वायरल कहानी सबक है, जो बहुत ही अच्छी कहानी है मायके पर, वह ज़रूर देखिएगा, वह ज़रूर सुनिएगा। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।